10 जुलाई 2016 दो आदमी ताइपे के एक बैंक के एंट्रेंस में चलकर आते हैं। उन्होंने मेडिकल मास्क और फिशर हैट्स पहने हुए हैं। उनमें से एक एंट्रेंस पर खड़ा होकर निगरानी करता है, जबकि दूसरा एटीएम के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन वो कुछ करता नहीं है। न ही वो कार्ड से पैसा निकालता है और न ही एटीएम को उड़ाने की कोशिश करता है। वो बस इंतजार करता है और फिर कुछ अजीब होता है। एटीएम खुद ब खुद नोट्स बाहर निकालने लगता है, एक के बाद एक। उसे बस पैसे इकट्ठे करने होते हैं। जैसे ही कोई अनजान व्यक्ति पास आता है, वे तुरंत ऑपरेशन रोक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अजनबी को बस वो कैश वहीं पड़ा हुआ मिल जाता है। भले ही ये पूरी तरह से दिखता ना हो, वो बस एक मैसिव हाइस्ट के बीच में चल रहा था। जब ये दो आदमी अपना कैश इकट्ठा कर रहे थे, तब 20 अन्य लोग उसी समय बाकी ब्रांचेस में ऐसा ही कर रहे थे। ये पूरी ऑपरेशन का एक छोटा सा हिस्सा था, जो 2 साल लंबा और सोफिस्टिकेटेड अटैक था, जिसने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। 30 से ज्यादा देशों के 100 से ज्यादा बैंक्स पर हमला किया गया और कुल चोरी की गई राशि लगभग $1 बिलियन तक पहुंच गई। ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक हाइस्ट्स में से एक थी, जिसे हैकर्स के एक समूह कार्बनक ग्रुप ने अंजाम दिया। ये पूरी ऑपरेशन एक इल्यूसिव मास्टरमाइंड द्वारा चलाई जा रही थी, लेकिन उस एक रात ताइपे में उसने और उसकी टीम ने एक क्रूशल मिस्टेक की, जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। Carbonac was a game changer, I think. Poof. The attackers, they have the password of the administrator. So at that point we knew that they were watching what we were doing. It's very hard to arrest a piece of code. हालांकि इस हैक की असली घटनाएं पता हैं, लेकिन जिन बैंक्स पर हमला हुआ और जिन एम्प्लॉइज का इसमें नाम आया, उन्हें कभी डिस्क्लोज नहीं किया गया। इस स्टोरी को बताने के लिए हमने मैक्सिम का कैरेक्टर बनाया। 8 अप्रैल एक रेगुलर ट्यूसडे। मैक्सिम एक यूक्रेनियन बैंक में काम करता है। वो एक रिस्पेक्टेड एम्प्लॉई है, लेकिन उसकी एक बुरी आदत है, वो अपने विंडोज अपडेट्स कभी इंस्टॉल नहीं करता। जैसे ही वो कॉफी पीते हुए बैंक के रिसेप्शनिस्ट के बारे में सोच रहा होता है, जिसे वो पसंद करता है, उसी समय उसके कॉलीग सर्गे का एक ईमेल आता है। ईमेल में एक वर्ड डॉक्यूमेंट अटैच्ड है। डॉक्यूमेंट का टाइटल है कंप्लायंस विद फेडरल लॉ 115, डेटेड 21 जुलाई 2014। ये डॉक्यूमेंट उसे काफी इंपॉर्टेंट लगता है। मैक्सिम उसे खोलता है, पढ़ता है और फिर बंद कर देता है। उसका काम का दिन बिल्कुल सामान्य तरीके से चलता रहता है। कुछ महीनों बाद मैक्सिम एक मीटिंग में बैठा होता है। उसका बॉस परेशान लगता है। बैंक के कुछ एटीएम्स ने रैंडम समय पर नोट्स बाहर निकालने शुरू कर दिए हैं। ऐसा लगता है कि जो भी सही समय पर वहां पहुंचता है, वो बस पैसे इकट्ठा कर सकता है। अब यह कंफर्म हो जाता है कि बैंक एक साइबर अटैक का शिकार हुआ है। एम्प्लॉइज को सलाह दी जाती है कि सस्पिशियस ईमेल से बचें। कैस्पर्स्की की टीम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग जाती है, लेकिन उन्हें शुरुआत में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं मिलती। लेकिन फिर एक रात उन्हें रशियन बैंक से एक कॉल आता है। डोमेन कंट्रोलर पर किसी ने कंट्रोल हासिल कर लिया था। यह विंडोज नेटवर्क्स का हार्ट होता है। कैस्पर्स्की के स्पेशलिस्ट मालवेयर का पता लगाते हैं। हैकर्स ने एक ट्रोजन स्टाइल मालवेयर का इस्तेमाल किया था। कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम था एनक। इसे कार्बनक नाम दिया गया। कार्बनक मालवेयर का पता लगाने के बाद कैस्पर्स्की की टीम पजल पीसेस को जोड़ने लगती है। रशियन बैंक में हुए इंसिडेंट ने उन्हें हैकर्स के मेथड के बारे में कुछ हिंट्स दिए। अब वे उन हैक्ड एटीएम्स और यूक्रेन के बैंक पर हुए अटैक को जोड़ने की कोशिश करते हैं। सब कुछ पीछे ले चलते हैं। यह 8 अप्रैल 2014 है। कार्बनक हैकर्स में से एक पहले ही सर्गे के ईमेल अकाउंट में घुस चुका है, लेकिन अब उसका अगला टारगेट मैक्सिम का कंप्यूटर है। वह एक ईमेल भेजता है जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट अटैच है। जैसे ही मैक्सिम ईमेल खोलता है, वर्ड फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वल्नरेबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए एक मालवेयर को डाउनलोड कर देती है। यह मालवेयर एक बैकडोर खोलता है और अब हैकर के पास मैक्सिम के कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस है। हैकर्स मैक्सिम के कंप्यूटर पर एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जिससे उसका सिस्टम स्लो हो जाता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर मैक्सिम आईटी डिपार्टमेंट को कॉल करता है। जब आईटी टेक्नीशियन उसकी मदद करने आता है, तब तक हैकर ने मैक्सिम के कंप्यूटर में एक कीलॉगर इंस्टॉल कर दिया होता है। कीलॉगर हर उस चीज को रिकॉर्ड करता है जो मैक्सिम अपने कीबोर्ड पर टाइप करता है।
जब आईटी टेक्नीशियन मैक्सिम के कंप्यूटर को फिक्स करने के लिए एडमिन पासवर्ड टाइप करता है, तब हैकर को उसका पासवर्ड मिल जाता है। अब हैकर डोमेन कंट्रोलर तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो पासवर्ड ट्राई करता है और यह काम करता है। अब हैकर के पास पूरे नेटवर्क का कंट्रोल है। वह चुपचाप नेटवर्क में उन कंप्यूटर्स को ट्रैक करता है जो मनी ट्रांसफर्स और एटीएम्स को कंट्रोल करते हैं। हैकर्स तुरंत हमला नहीं करते। वे महीनों तक साइलेंटली बैंक एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करते हैं, उनके वर्क फ्लोज, मनी ट्रांसफर सिस्टम्स और एटीएम ऑपरेशंस को समझते हैं। जब उन्हें सब कुछ पूरी तरह से समझ में आ जाता है, तब वे अपनी असली योजना को अंजाम देते हैं। कार्बनक ग्रुप ने पैसे चुराने के लिए 3 तरीके विकसित किए। पहला, ट्रांजैक्शन मैनिपुलेशन। हैकर्स ने ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट अकाउंट से पैसे चुराए। वो चोरी की गई राशि को छुपाने के लिए अकाउंट्स के बैलेंसेस को मैन्युअली बढ़ा देते थे ताकि टोटल बैलेंस वही दिखे। बैंक्स हर 10 घंटे में अकाउंट्स को चेक करते थे, इसलिए यह तरीका आसानी से अननोटिस्ड रहता। दूसरा, एटीएम जैकपॉटिंग। हैकर्स ने स्पेसिफिक एटीएम्स का कंट्रोल ले लिया। एटीएम को प्रोग्राम किया गया ताकि वह कैश बाहर निकाल सके, जिसे मनी म्यूल्स, लो लेवल ऑपरेटिव्स इकट्ठा करते थे। मनी म्यूल्स को माफिया स्टाइल ग्रुप्स के जरिए हायर किया गया था। तीसरा, डेटाबेस मैनिपुलेशन। हैकर्स ने कुछ बैंक अकाउंट्स बनाए और उन्हें स्मॉल अमाउंट्स जैसे $3.33 के साथ इनिशियलाइज किया। फिर उन्होंने बैंक के डेटाबेस को मैनिपुलेट करके बैलेंसेस को $1 मिलियन में बदल दिया। अब मनी म्यूल्स डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल करके नकद पैसा निकाल सकते थे। कस्परस्की की टीम को यह एहसास होता है कि यह पूरी योजना कितनी जटिल है। यूरोपोल, एफबीआई, मेजर यूरोपियन बैंक्स और नेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एक साथ मिलकर हैकर्स का पीछा करने लगते हैं। हैकर्स की सर्वर्स को ट्रैक किया जाता है और उनमें से कुछ को शट डाउन कर दिया जाता है। लेकिन हैकर्स नए टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और रडार के नीचे ऑपरेट करते रहते हैं। 2015 की शुरुआत तक कार्बनक ग्रुप ने 30 देशों में कम से कम 100 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से $1 बिलियन चुरा लिए थे। यह समूह अजेय लग रहा था जब तक उन्होंने एक गलती नहीं की। जुलाई 2016 कार्बनक ग्रुप ने ताइपे के फर्स्ट बैंक को टारगेट किया। हैकर्स ने 34 एटीएम और 20 ब्रांचेस में हमला किया। हैकर्स ने $70 मिलियन न्यू ताइवान डॉलर चोरी कर लिए। लेकिन इस बार ताइवानीज पुलिस तेजी से एक्शन में आई। 500 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज को ट्रेस करना शुरू कर दिया। At least 500 police officers checking the CCTV. उन्होंने सभी सस्पेक्ट्स के होटल तक फुटेज का पीछा किया। 22 मनी मूल्स में से 19 सफलतापूर्वक ताइवान से भाग गए, लेकिन 3 वहीं फंस गए। उनमें से एक ने स्टोलन कैश को 2 स्पोर्ट्स बैग्स में डोंगहू पार्क में छुपा दिया। लेकिन जब पुलिस ने बैग्स को बरामद किया, तब तक उनमें से एक गायब था। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने इसे पाया और घर ले गया, यह सोचकर कि यह भगवान का तोहफा था। पुलिस ने बाकी के म्यूल्स का पीछा किया। बॉबी नाम के म्यूल ने स्टोलन कैश को 2 सूटकेसेस में छुपाया और ताइपे सेंट्रल स्टेशन के लॉकर्स में रख दिया। ईस्टर्न यूरोप से 2 और लोग ताइवान आए। उन्होंने सूटकेसेस कलेक्ट किए और होटल गए। होटल में ब्रंच के दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उनके कमरे से $1.5 मिलियन की रकम बरामद हुई। ताइवानीज पुलिस ने चोरी हुए 90% पैसे को रिकवर कर लिया। तीनों म्यूल्स को 4 साल की सजा सुनाई गई। म्यूल्स तो केवल लो लेवल ऑपरेटिव्स थे, लेकिन एक म्यूल के फोन से पुलिस को स्टैक्स ऑफ मनी की फोटोज और कार्बनक मास्टरमाइंड से जुड़े ईमेल्स मिले। मार्च 6, 2018 डेनिस के, जो यूक्रेनियन था, अब अलिकांटे स्पेन में लग्जरी लाइफ जी रहा था। बिटकॉइन में उसकी संपत्ति $162 मिलियन की थी, लेकिन बिटकॉइन से रियल वर्ल्ड चीजें खरीदने की कोशिश करना उसकी गलती बनी। पुलिस ने उसके फाइनेंशियल ट्रेसेस को फॉलो किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके लैपटॉप्स, लग्जरी कार्स और ज्वेलरी को सीज कर लिया गया, लेकिन स्टोलन $1 बिलियन में से ज्यादातर पैसा अभी भी गायब है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कार्बनाक जैसे ग्रुप्स में कम से कम 10 से 30 लोग थे। We think there was quite a big team, at least between 10 and 30 people all together that was able to pull this scheme off. हैकर्स का कोड अलग अलग ग्रुप्स द्वारा रीयूज किया जा रहा था। मैक्सिम जैसे एम्प्लॉयज द्वारा विंडोज अपडेट्स इंस्टॉल न करना इस मैसिव हाइस्ट का कारण बना। सभी सिस्टम्स को अपडेटेड रखें, ये आपके एम्प्लॉयर के हाथों से करोड़ों का नुकसान होने से बचा सकता है।
साइबर क्राइम की दुनिया जितनी डार्क है, उतनी ही डरावनी एक और कहानी है, जहां एक छोटी सी गलती ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर्स में से एक को जन्म दिया। ये न्यूक्लियर हादसा हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से 400 गुना ज्यादा खतरनाक था। पूरी कहानी जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।